ये चैप्टर 4 है एनसीईआरटी क्लास 7 की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ का। इसका जो टाइटल है आपका ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। तो आप टाइटल से ही समझ गए हैं कि इसमें क्या हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड में जो हमारा सोशल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट था उसको समझना जरूरी है, और उसी की सीरीज में ये चौथा चैप्टर है। तो देखिए, हम लड़का है या लड़की है ये हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट है, और इसमें हमारे ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है, चूंकि हम एक लड़के की तरह पैदा होंगे या एक लड़की की तरह पैदा होंगे ये हमें नहीं पता है। हम एक बार जिस तरीके से पैदा हो जाते हैं अपनी सोसाइटी में, उसके बाद वो सोसाइटी ज्यादातर केसेस में ये डिसाइड करती है कि भाई गर्ल्स का बिहेवियर क्या होगा और बॉयज का बिहेवियर क्या होगा। यानी ये सोसाइटी डिसाइड करेगी कि गर्ल्स क्या करेंगे, बॉयज क्या करेंगे, गर्ल्स क्या नहीं कर सकती और बॉयज क्या नहीं कर सकते। पर खास बात ये होती है दोस्तों कि हम जिस सोसाइटी में ग्रो करते हैं और वहां पे जिस माहौल को देखते हैं हमको लगता है वही सही है, पर ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग सोसाइटीज है, और उन सोसाइटीज में जो बड़े होने का प्रोसीजर होता है गर्ल्स का बॉयज का, उसमें एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग होती है। तो जैसे कि इंडिया में अगर रूरल एरियाज में कहा जाए कि बॉय चाइल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और गर्ल चाइल्ड को कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो ऐसा मतलब नहीं, ये नहीं है कि यूएसए कनाडा ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये चीजें होती होंगी। हो सकता है वहां पे गर्ल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो, कुछ सोसाइटीज में बॉयज को कम इंपॉर्टेंस दी जाती हो, या दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती हो। तो इस चीज को हम लोग एजुकेशन से भी कनेक्ट करेंगे। काफी हद तक हमने किस तरीके की पढ़ाई की है वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है और हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। ओके, अच्छा, हम लोग उन डिफरेंट रोल्स पे भी देखेंगे जो कि बॉयज और गर्ल्स को दिए जाते हैं, और उन रोल्स के बेसिस पे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जब वो मेन और वुमेन बनेंगे तो वो सोसाइटी में अपना क्या रोल प्ले करेंगे। ज्यादातर सोसाइटीज मेन और वुमेन को डिफरेंटली वैल्यू करती हैं। जो रोल्स वुमेन प्ले करती हैं उसको यूजुअल केसेस में मेन के द्वारा रोल प्ले किए हुए से कम इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे कि आपने अपने घर पे देखा होगा कि मदर घर पे रह के एज अ हाउस वाइफ काम करती हैं, आपके पापा बाहर कमाने जाते हैं, तो आपके पापा पैसे कमा के आएंगे तो सबको लगेगा कि आपके पापा मेन रोल प्ले कर रहे हैं, बट आपकी मदर कुछ भी नहीं कर रही, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वुमेन, इसको अलग अलग फैसेट्स में देखेंगे। और सबसे पहले इसकी एक केस स्टडी देखते हैं। ये क्लास 6 का एक समोआ नाम की कंट्री का एक बच्चा है, ठीक है। ये समोआ आइलैंड्स में एक ग्रोइंग अप इन समोआ 1920 में बच्चे कैसे ग्रो करते हैं समोआ में उसकी एक केस स्टडी है। तो देखिए, लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स में एक छोटा सा आइलैंड है समोअन आइलैंड्स, पैसिफिक ओशन के साउदर्न पार्ट्स में। अब 1920s की रिसर्च कहती है कि समोअन सोसाइटी में चिल्ड्रन स्कूल नहीं जाते थे। वो जो कुछ भी होते थे वो अपने घर में ही सीखते थे, लेकिन वो सीखते बहुत कुछ थे। स्कूल नहीं जाते थे पर फिर भी वो बहुत कुछ सीखते थे। जैसे कि ये बच्चे सीखेंगे कि दूसरे बच्चों का केयर कैसे की जाती है। फिर जो बच्चे छोटे होंगे और कुछ बच्चे बड़े होंगे तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सिखाएंगे घर के काम कैसे किए जाते हैं, ठीक है। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, चूंकि वो आइलैंड से, तो फिशिंग वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है, तो फिशिंग कैसे करती होती है ये बच्चे सीखेंगे। फिर जो यंग हो जाएंगे वो थोड़े और बड़े होंगे तो फिर वो लॉन्ग लंबे लंबे फिशिंग एक्सपेडिशंस पे जाया करेंगे, बोट में बैठ के मछलियां पकड़ने के लिए। और अपने चाइल्डहुड के अलग अलग पॉइंट्स पे बच्चे अलग अलग चीजों को सीखेंगे। तो देखिए, जैसे ही बच्चे चलना शुरू हो जाएंगे, जैसे बेबीज शुरू शुरू में चल नहीं पाते हैं तब उनके माता पिता उनका ध्यान रखते हैं। जैसे ही वो चलने लगेंगे उनकी माँ और दूसरे एडल्ट्स उनका ध्यान नहीं रखेंगे। फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? फिर उनका ध्यान उनसे बड़े बच्चे रखेंगे, यानी वो बच्चे जो 5 साल से बड़े हैं वो उन बच्चों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते जाएंगे, शुरुआत में तो माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा, वो थोड़े बड़े होंगे तो उनके बड़े भाई बहन उनका ध्यान रखेंगे। और जैसे ही एक बॉय 9 साल का हो जाएगा, बॉय की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो भाई वो दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे लड़कों के साथ मिलकर आउटडोर जॉब्स को सीखना शुरू करेगा। जैसे वो फिशिंग सीखना शुरू करेगा, कोकोनट्स की प्लांटेशन में काम करना शुरू करेगा। फिर गर्ल्स क्या है, गर्ल्स शुरुआत में दूसरे बच्चों पे ही ध्यान देंगी, वो 9 साल की उम्र पे फिशिंग और प्लांटिंग कोकोनट जैसी एक्टिविटीज में नहीं जाएंगी। वो एक तो दूसरे बच्चों का ध्यान देंगे, दूसरा दे विल डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। एरेंड्स फॉर एडल्ट्स क्या होता है कि जैसे एडल्ट्स खेतों में काम करते हैं, कहीं दूर काम करते हैं, तो उनके पास चीजें पहुंचाना, एक तरीके से लॉजिस्टिक का काम करना, कि जाओ जाके पापा को टिफिन दे आओ, तो ये इंपॉर्टेंट चिट्ठी है, ये जाके वहां पे उन अंकल को दे आओ। तो सामान का जो एक जगह से जाके दूसरी जगह देना और लेके आना, इस तरीके के काम में गर्ल्स को लगाया जाए। और तब तक जब तक वो टीनेजर्स नहीं बन पाती, और जैसे ही ये गर्ल्स टीनेजर्स बन जाएंगी, एक लिमिट तक इनकी एज हो जाएगी, इनको थोड़ी ज्यादा फ्रीडम मिलेगी।
यानी जब गर्ल्स 14 साल के हो जाएंगी तो 14 साल की उम्र के बाद ये गर्ल्स फिशिंग ट्रिप्स पे भी जा सकती हैं, कोकोनट प्लांटेशंस में भी काम कर सकती हैं, बास्केट वीविंग में भी अपना रोल प्ले कर सकती हैं। तो एक लड़के को बास्केट वीविंग सॉरी एक लड़के को फिशिंग का और कोकोनट प्लांटेशंस में काम करने का रोल 9 साल के बाद ही दे दिया गया, लेकिन लड़की को ये रोल 14 साल के बाद मिला। फिर जो कुकिंग का काम होता था, खाना बनाने का, वो स्पेशल कुकिंग हाउसेस में होता था, जहां पे ज्यादातर काम बॉयज करते थे और बनाने का काम गर्ल्स करती थी। ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि कुकिंग में भाई आप कह सकते हो कि हमेशा वुमेन और गर्ल्स इन्वॉल्व होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुकिंग हाउसेस का मैक्सिमम काम कौन कर रहे हैं, समूह में बॉयज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत काम लड़कियां भी कर रही हैं। तो यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है आपको, इन विच वेज डू यू थिंक, इन वॉट वेज डू द एक्सपीरियंस ऑफ समवन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स डिफर फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। अब आप एज एन इंडियन, हो सकता है आप तमिलनाडु में पले बड़े हो सकता है राजस्थान, यूपी, बिहार जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स में पड़े हुए हो, या हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में पड़े हुए हो वेस्टर्न सोसाइटी में। तो इन हर जगहों का हल्का फुल्का कल्चर डिफरेंस होता है। इवन राजस्थान और यूपी में अगर आप कंपेयर करोगे ना तो भी हल्का फुल्का कल्चरल डिफरेंस आ जाएगा। तो आप अपने आप को इन समोन चिल्ड्रन से कंपेयर करिए कि भाई आपके ग्रोथ प्रोसेस में समोन चिल्ड्रन के ग्रोथ प्रोसेस में क्या फर्क है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ग्रोइंग अप एज अ मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। यहाँ पे एक छोटा एक्सपीरियंस है, एक स्मॉल टाउन था मध्य प्रदेश में, 1960s की बात है ये। ओके, अब क्लास 6 ऑनवर्ड्स में इस मध्य प्रदेश के जगह पे बॉयज अलग स्कूल में जाते थे, गर्ल्स अलग स्कूल में जाते थे, और जो गर्ल्स के स्कूल का जो डिजाइन था वो बॉयज के स्कूल के डिजाइन से बिल्कुल अलग था। गर्ल्स के स्कूल के डिजाइन में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड था जहां वो टोटल सेक्लूजन में खेलती थी। टोटल सेक्लूजन में मतलब कि बाहर के वर्ल्ड से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, वो लड़कियां उस कोर्टयार्ड में खेलेंगी और बाहर का कोई आदमी वहां पे नहीं आ पाएगा। वहीं पे बॉयज के स्कूल में जब आप खेलने की जगह देखोगे तो वहां पे कोई भी ऐसा कोर्टयार्ड नहीं होगा, उनका जो प्लेग्राउंड होगा वो काफी बड़ा होगा और वो ओपन टू आउटसाइड एरियाज होगा, बाहर के लोग भी वहां पे आ सकते हैं। तो जहां आपने गर्ल्स को देखा वहां पे गर्ल्स भैया एकदम सेक्लूजन में एकदम अलग है, मिल बांट कोई मिल नहीं सकता, थोड़ी रोक टोक है, बट बॉयज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही फिर स्कूल छूटेगा तो लड़के देखेंगे भैया स्कूल गर्ल्स के हंड्रेड्स का क्राउड छोटी छोटी सड़कों पे एकदम भीड़ के साथ लग के घर जा रहा है। और जब ये लड़कियां स्ट्रीट्स पे निकलती हैं तो इनका एक ही पर्पस समझ में आता है और वो पर्पस होता है भाई कि घर पहुंचना है इनको। वहीं पे जब लड़कों का स्कूल छूटता, जब वो उसी स्ट्रीट से निकलते हैं तो वो इधर उधर घूमते हैं, खेलते हैं, अपनी बाइसिकल्स पे इधर उधर चक्कर काटते हैं, और गर्ल्स को सीधे घर जाना है। इसका मतलब यह है कि उस समय की सोसाइटीज में ये जो गर्ल्स थी उनको हमेशा इस बात का डर रहा करता था कि इनको कोई आके परेशान कर सकता है, टीज कर सकता है, चेस कर सकता है। इस चक्कर में इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते थे अपनी फैमिली से, अपने स्कूल से, और ये खुद भी ग्रुप्स बना के सीधे सीधे स्कूल से निकल के घर ही जाती थी ताकि किसी तरीके की टीजिंग या परेशान करना ना। तो यहाँ पे आप इन दो एग्जाम्पल्स को देख के आप कह सकते हो फ्रेंड्स कि हम लोग जब ग्रो अप करते हैं ना तो हमारे ग्रो अप करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, वो तरीके जगह टू जगह वेरी करते हैं। तो जब हम ग्रो करते हैं तो हम एक जगह पे ग्रो किए हुए होते हैं तो हमें दिमाग में ऐसा लगता है कि भाई इसी तरीके से हर जगह ग्रो अप होता है, हर जगह बच्चे पले बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। जब आप अपने बड़ों से बात करोगे, अपने एल्डर से, अपने दादा दादी से, अपने मम्मी पापा से बात करोगे तो देखोगे कि उनके चाइल्डहुड का जो समय था ना वो आपके चाइल्डहुड के समय से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और आप ये नोटिस करोगे कि आपके चाइल्डहुड का जो समय है वो जब आपके बच्चे होंगे उनके चाइल्डहुड के समय से बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को आप करने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये बहुत इंक्विजिटिव है, यहाँ चीजें आपको सिखाने में हो रही है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चीज काम की ऐसी है कि वो सोशल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इंडिया का समझ रहे हैं और इन्हीं सोशल और पॉलिटिकल कंसेप्ट को समझ के वो आगे इकोनॉमी के और आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज तो समझ में आएगी भाई, जो सोसाइटीज हैं वो क्लियर डिस्टिंक्शन करती हैं बॉयज और गर्ल्स में। ना केवल यहाँ जो समोन सोसाइटी थी वो भी तो डिस्टिंक्शन कर रही थी। कैसे डिस्टिंक्शन कर रही थी? बच्चों को, बॉयज को 9 साल के बाद फिशिंग करने की आजादी थी, लेकिन गर्ल्स 14 साल की होने के बाद फिशिंग करेंगी। ये भी एक तरीके का डिस्टिंक्शन है, समझ गए? जब हम छोटे होते हैं तो हम देखेंगे कि भैया लड़के लड़कियों को अलग अलग खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए। लड़के नॉर्मली कार से खेलते हैं और लड़कियां डॉल से खेलती हैं। ओके, अब ये दोनों लोग अपने अपने खिलौनों से बहुत ही मन से खेलते हैं, बट कभी आपने सोचा है कि भैया इन गर्ल्स को डॉल्स को दी जाती है और बॉयज को कार्स क्यों दिया जाता है? एक्चुअली इन कार्स और डॉल्स के थ्रू बताया जाता है बच्चों को कि आपका फ्यूचर अलग है और आप बड़े होकर कुछ अलग अलग काम करेंगे। ओके, तो छोटे से ही ये डिफरेंसेस आपके कल्चरल सेटिंग में ही आपके सामने डाले जाने लगते हैं। ओके,
अगर हम इसके बारे में सोचें तो क्या बोला जाता है, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीजों में और हर चीज में इस तरीके के डिफरेंस दिखाई पड़ते हैं। आप ड्रेसिंग में भी डिफरेंस देखेंगे, गर्ल्स की ड्रेस अलग हुआ करती थी, ठीक है, बॉयज की ड्रेसेस अलग हुआ करती थी, बॉयज क्या गेम्स खेलेंगे, ठीक है, गर्ल्स वो गेम्स नहीं खेलेंगे। अब तो खैर ठीक है, चीजें कम हो गई हैं। आज से 20-30 साल पहले के स्कूल में चले जाइए तो स्कूलों में जो फुटबॉल गेम हुआ करता था वो बॉयज का हुआ करता था, क्रिकेट गेम जो हुआ करता था वो बॉयज का हुआ करता था, उसमें गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करती। फॉर्चुनेटली अब भाई फुटबॉल और क्रिकेट हर तरीके की गेम्स में स्कूलों में गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें बदल रही हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट पहले से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको एक क्लियर डिस्टिंक्शन नजर आएगा। फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई गर्ल्स सॉफ्टली स्पोक करेंगी, बॉयज थोड़े टफ होंगे, इस तरीके की चीजें आती हैं। ओके, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों को बताने के कि भाई आपको बड़े होकर मैन बनना है, वुमेन बनना है, और मैन वुमेन बनने के बाद आपको काम क्या करना है वो भी हल्का फुल्का आपकी एजुकेशन के समय में ही आपको बताया जाने लगेगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारी सोसाइटीज में जो काम मेन करते हैं बड़े होके और जो काम वुमेन करती हैं बड़े होके, उसको भी इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती है। मेन को और वुमेन को सोसाइटी में इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती है, और ये डिफरेंस बहुत तरीके से एग्जिस्ट करता है। जैसे हेल्थ के पर्सपेक्टिव में मैंने इससे पहले के चैप्टर्स में आपको बताया था कि अगर गांव में किसी लेडी, किसी औरत की तबीयत खराब हो जाती है फैमिली में, तो उसको जल्दी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाया जाएगा। लेकिन किसी आदमी की तबीयत खराब हो जाती है तो भाई उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि आप एक मेन की हेल्थ को एक लेडी की हेल्थ से ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, जो कि सही नहीं है। अब यहाँ पे एक केस स्टडी है, माई मदर डज नॉट वर्क, इसका टाइटल है। तो ये एक बच्ची अपनी माँ से बोल रही है कि माँ, हम लोग एक स्कूल एक्सकर्शन पे जा रहे हैं और रोजी मैम को, हमारी क्लास टीचर को कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, तो क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेके वॉलंटियर बन सकती हैं। फिर बच्ची अपनी माँ से बोलती है कि हरमीत की मम्मी हमेशा वॉलंटियर बन के आती, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं होता, वो हाउस वाइफ है। तो फिर ये जो मम्मी थी जिससे वो बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि बेटा, ये आप सोनाली, तुम ये कैसे कह सकती हो, मैं जसप्रीत आंटी, जसप्रीत आंटी मतलब हरमीत की मम्मी, जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ के सारा काम करती हैं, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो काम नहीं करती हैं। तो सोनाली बोलती है, हाँ काम तो करती हैं, बट वो तो हाउस वर्क है, वो रियल वर्क नहीं है। अब ये क्यों कहा सोनाली ने? सोनाली ने इसलिए कहा कि सोनाली ने देखा होगा कि भाई पैसे कमाती नहीं है उनकी मम्मी, यानी कि ये जो जसमीत आंटी है ये पैसे नहीं कमाती, बस घर का काम करती, तो उनके काम को रियल वर्क नहीं बोला। लेकिन तभी सोनाली की मम्मी उसको समझाती है कि ये ऐसा तुम्हें लगता है, उनके घर पे चल के देखते हैं कि क्या जसप्रीत आंटी सही में काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो भाई उनके घर पे गए। अब सिंह साहब जी के घर पे हैं, ये हर्षरन जो है ये जसमीत आंटी के हस्बैंड है। तो सोनाली की मम्मी बोल रही है हर्षरन जी से कि सोनाली को ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ एक वर्किंग पर्सन नहीं है। तो भैया जो जसमीत आंटी का बेटा है वो बोलता है, आंटी सही बात तो है, मेरी मम्मी तो एक हाउस वाइफ है, वो काम कहाँ करती है, शी इज नॉट वर्किंग। अब इन बच्चों को लग रहा है कि काम सिर्फ जो ऑफिस जाके करने वाला है वही काम है, घर पे लेडीज जो काम कर रही है वो काम नहीं है। तो इस समय पे एक मास्टर स्ट्रोक खेला किसने? सोनाली की मम्मी ने। उन्होंने जसप्रीत मैडम आंटी से बोला कि आप एक काम करो, आप कुछ दिनों के लिए सिर्फ रिलैक्स करो और इनको सारे काम करने दो। तो भैया जसमीत आंटी खुश हो गई, उन्होंने बोला ठीक है, कल से मैं स्ट्राइक पे हूं। जब इन्होंने ऐसा बोल दिया तो बच्चों ने बोला क्या बात है, अब हम काम करेंगे। बच्चों ने बोला, ये जो छोटा सा बच्चा है इसने बोला कि कोई बात नहीं, अब मैं काम करूंगा पापा के साथ मिलकर। अगले दिन सुबह होती है, जब अगले दिन सुबह होती है तो जसमीत आंटी ने कोई काम किया नहीं। उनके हस्बैंड बोलते हैं कि भैया मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, चिल्ड्रन तैयार है कि नहीं है। तो जसमीत आंटी बोली, भैया मैं तो आज स्ट्राइक पे हूँ और मंगला भी आज छुट्टी पे है हाउसमेट, तो भैया काम तो आपको करना है। तब तक इनके हस्बैंड देखते हैं कि भैया स्कूल बस आ गई, बच्चे को छोड़ना है, ठीक है। तो बच्चे को देखा तो बच्चा तो भैया अभी तैयार ही नहीं हो रहा है, कुछ ब्रेकफास्ट हुआ ही नहीं है, तो बिना ब्रेकफास्ट किए बच्चा वहां से निकल गया घर से, ठीक है। फिर इनके पापा ने, बच्चे के पापा ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, जाके कैंटीन में कुछ खा लेना। तो ये बच्चा बोला कि माँ ने मुझे ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। शाम को जब पापा जी घर लौट के वापस आते हैं तो जसमीत आंटी के हस्बैंड बोलते हैं, भैया मैं बहुत थका हुआ हूँ, चाय बनाने मिलेगी? तो बोलते हैं, नहीं नहीं मैं चाय खुद ही बना लेता हूँ, तुम तो स्ट्राइक पे हो। घर एकदम फैला हुआ होता है क्योंकि जसमीत आंटी ने कोई काम किया हुआ नहीं होता है। तो इनके हस्बैंड बोलते हैं, भैया घर तो बिल्कुल बुरी तरीके से फैला हुआ है। दिन भर ये जसमीत आंटी घर को साफ करके रखती थी, ठीक है, आज साफ नहीं किया तो घर की हालत बहुत खराब है। कुल मिलाकर एक दिन में जसमीत जी के हस्बैंड को और उसके बेटे को यह मालूम पड़ जाता है कि भैया रियल में काम क्या है और ये जो लेडीज है घर पे वो क्या काम करती है। इनके
काम को भले ही आप वैल्यू ना दो, पर उनके काम की बहुत वैल्यू है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, एक एक्स्ट्रा फैक्ट। कुछ दिन पहले की स्टडी आई थी, और उस स्टडी ने ये बोला था कि अगर इंडिया में, ठीक है, अगर इंडिया में जो लेडीज काम करती है ना घर में, अगर आप उनकी फीस देने लगो, उनकी सैलरीज देने लगो उन सबको, क्योंकि एक लेडी जब घर में अपने काम करती है तो उसे कुछ पैसे नहीं मिलते। ये बोला जाता है कि भाई ये सब तो फॉर ग्रांटेड, वो तो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के लिए काम कर रही है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए काम कर रही है, तो उसको किस बात के पैसे, लेकिन है तो वो काम ही। अगर उसको वो पैसे दिए जाने लगे तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो जीडीपी है, वो एक कंसीडरेबल अमाउंट से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग को हाउस वर्क को वैल्यू करना है। आपकी मम्मी या आपकी बहन जो घर में काम कर रही है, उसको आप वैल्यू करिए। हरमीत की जो फैमिली थी वो ये सोच ही नहीं रही थी कि भाई जसप्रीत जो काम कर रही थी वो कितना जरूरी था। और ये फीलिंग सिर्फ हरमीत की फैमिली में नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज में होती है। हाउस वाइफ जो काम करती है, जो घर का काम करती है, जो केयर गिविंग टास्क होते हैं, उनको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। और खास कर जो केयर गिविंग का टास्क है, बहुत मुश्किल होता है। घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई बच्चा है, कोई सिक मेंबर है, तो उसकी देखभाल ये लेडीज करती हैं। और अगर ये काम होना बंद हो गया ना, तो सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। सोसाइटीज में लोगों को क्या लगता है कि भाई इस तरीके का काम है, जो केयर गिविंग वाला काम है, जो हाउसवाइफ वाला काम है, भाई ये तो लेडीज ही का है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप वेस्टर्न सोसाइटीज में जाइए, आप यूएसए में जाइए, कनाडा में जाइए, वहां पे जाके लेडीज को देखिए, तो वहां की लेडीज ये सब काम नहीं करती हैं। करती भी है तो बहुत कम करती हैं। और इंडिया की एक लेडीज को देखिए, वो भले ही कितनी बड़ी ऊंची पोस्ट में काम कर रही हो, ठीक है, ग्रुप ए ऑफिसर हो, 2-3 लाख रुपए महीने की सैलरी कमा रही हो, तब भी वो ज्यादातर केसेस में घर में आके खाना बनाती है। तो ये फर्क है। तो हमारा भी ये कह सकते हैं कि मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उनको सपोर्ट करें और उनके काम की वैल्यू करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इस सोसाइटी में जो काम को डी वैल्यू किया जाता है, हाउसवर्क वाले काम को, वो गलत है। अब एक चीज और है, जसमीत के मदद करने के लिए एक हाउसवाइफ थी, एक हाउसमेड भी थी, जिसका नाम था मंगला। मंगला का नाम बीच में आया है। तो हरमीत की माँ अकेली नहीं थी काम करने वाली, उसकी मदद करती थी एक हाउसमेड जिसका नाम था मंगला। आज की डेट में अर्बन एरियाज में बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स, मेड्स काम करते हैं। ओके, तो टाउन्स में, सिटीज में बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स दिख जाएंगे। कुछ घरों में केवल बर्तन मांजते हैं जाके, कुछ घरों में झाड़ू पोछा है, कुछ घरों में खाना भी बनाते हैं जाके। तो हर तरीके का काम करते हैं, बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके के काम करते हो। ज्यादातर ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ये वुमेन होती हैं। कभी कभी छोटे लड़के या छोटी लड़कियां भी आके काम करेंगे। देखेंगे माँ आ रही है तो उनकी छोटी छोटी सी बच्चियां आ रही है, तो माँ झाड़ू पोछा लगा रही है, तब तक बच्चियां बर्तन धो रही हैं। तो इस तरीके की चीजें नॉर्मली घरों में देखने को मिलती हैं। इनकी जो वेजेस होती हैं काफी कम होती हैं, इनके काम की ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। और इन डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ बहुत टफ होती है। इनका काम भाई बहुत सुबह शुरू होता है, कभी कभी तो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है, रात के 12 बजे तक काम करती रहती हैं। और इतना काम करने के बाद भी इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। एक डोमेस्टिक वर्कर है दिल्ली में, मिलानी, उसके एक्सपीरियंस को यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। उसने बोला कि मेरा एक पहला जॉब एक अमीर घर में था, 3 स्टोरी की बिल्डिंग थी, 3 मंजिले की बिल्डिंग थी। मेम साहब बहुत स्ट्रेंज थी, वो हम पे हमेशा हम पे चिल्लाती ही रहती थी। मेरा काम किचन में था, उस घर में और भी लड़कियां काम करती थी, कुछ लोग क्लीनिंग का काम करती थी। तो हमारा काम सुबह 5 बजे शुरू होता था। हमें ब्रेकफास्ट में 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां मिल जाया करती थी। ज्यादातर वो रोटियां पिछले रात की बनी हुई होती थी, और हमें कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिलती थी। शाम को जब मैं खाना बनाती थी, तो बाकी 2 लड़कियां जो क्लीनिंग करती थी, वो मेरे पास आके बहुत बोलती थी कि दीदी मेरे लिए चुपके से एक एक्स्ट्रा रोटी बना दो। मतलब कि एक अमीर घर में काम कर रहे हैं, और उस अमीर घर के लोग इनको पेट भर खाना भी नहीं दे रहे हैं, एक प्रॉपर खाना भी नहीं दे रहे हैं, इतना मेहनत के बाद भी। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है। फिर दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ती है, ठीक है, ये चप्पलें नहीं पहनती थी हाउस में। और आपको पता है कि दिल्ली और नॉर्दर्न स्टेट्स में अगर ठंडी के टाइम पे अगर आपने घर के अंदर चप्पल नहीं पहनी, तो आपकी जो फीट्स हैं एकदम ठंडी के मारे ठंडा जाएंगी। समझ गए? तो इतना डर के ये मेड्स वहां पे काम करती थी, और कभी कभी सोचती थी कि हम थोड़ी रिस्पेक्ट भी डिजर्व नहीं करते। और केवल यहाँ पे ही नहीं दोस्तों, ये पूरे इंडिया में होता है। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि जिन जिन के यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं सब अपने डोमेस्टिक वर्कर्स को इज्जत नहीं देते। बहुत से लोग इज्जत देते भी हैं, बहुत से लोग उनके लिए बहुत कुछ करते भी हैं। जैसे कि मेरे पहचान के एक अंकल हैं, उन्होंने तो अपने डोमेस्टिक वर्कर्स के बच्चों के एडमिशन तक कराए जाके। तो अच्छे लोग भी हैं, बट ज्यादातर जगहों पे इनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता। ओके, अब यहाँ पे कुछ केस स्टडीज हैं। वेयर वर हरमीत एंड सोनाली करेक्ट इन सेइंग दैट हरमीत मदर डिड नॉट वर्क? बिल्कुल करेक्ट नहीं थे। क्यों करेक्ट नहीं थे आप बताइए? व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द मदर और दोज इन्वॉल्वड इन डूइंग द वर्क एट होम वेंट ऑन अ स्ट्राइक ऑन अ डे? कोरोना में तो भाई ये बहुत पता चल रहा है, जब काम वालियां नहीं आ रही हैं कितनी प्रॉब्लम हो रही है।
तो अगर घर में लेडी नहीं है और मेल मेंबर्स अकेले हैं तो उनको अपने ढंग से अपना दिमाग खराब हो गया होगा अब तक। फिर व्हाई डू यू थिंक दैट मेन एंड बॉयज जनरली डू नॉट हाउस वर्क, व्हाई डू यू थिंक दे शुड? भाई मेन और बॉयज हाउस वर्क क्यों नहीं करते? बिल्कुल करना चाहिए। ये तो हमारी कल्चरल सेटिंग में पहले से होता चला जा रहा है कि भैया लेडीज काम करेंगी, बॉयज और मैन काम नहीं करेंगे, बट ऐसा होना नहीं चाहिए और इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। या तो आप अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो हाउस वर्क में भाई बहुत अलग अलग तरीके के टास्क आ जाते हैं। कुछ हाउस वर्क के टास्क ऐसे होते हैं जिसमें बैक ब्रेकिंग फिजिकल वर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में मैंने आपको बताया था, और कुछ सबर्बन एरियाज में भी जहां पे पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं आता है, वहां पे लेडीज को घड़े लेके और बर्तन लेके दूर जाके वाटर फेच करके आना पड़ता है। और रूरल सबर्बन एरियाज की बात क्यों करें, हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं। अर्बन एरियाज में स्लम्स और चॉल्स में घरों के अंदर पाइप्ड वाटर की सप्लाई नहीं है, तो वो घड़ा लेके जहां पे पानी का टैंकर आएगा वहां जाके लाइन लगाएंगे, उस पानी के टैंकर से अपना घड़ा भरेंगे और उस पानी को लेके अपने घर में आएंगे। फिर रूरल एरियाज में जंगल में जाके ये वुमेन और गर्ल्स लकड़ियां लेके आती हैं। उन लकड़ियों के बहुत से काम होते हैं, क्लीनिंग में और बहुत सारी और चीजों में उन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। आग जला के खाना बनाया जाता है। फिर यही लेडीज क्लोथ्स भी वॉश करती हैं, क्लीनिंग, घर की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना। तो इस तरीके के काम करते हैं और इस तरीके के काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप अपने घर में एक दिन बैठ के झाड़ू पोछा लगा दो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा अगर आपको आदत नहीं है करने की। तो उसी तरीके से बर्तन धुलने में, खाना बनाने में, इसमें घंटों लगते हैं। फिर सबके घर पे एलपीजी नहीं होती, कुछ लोग स्टोव पे खाना बनाते हैं, कुछ लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, जो कि बहुत अनहेल्दी भी होता है और गर्मी भी बहुत लगती है। तो इस तरीके के काम वुमेन करती है जो मेंटली फिजिकली डिमांडिंग होता है, और उसके बाद भी उनको आप वैल्यू नहीं देते हो कि वो कुछ कर ही नहीं रही है। प्लस इस काम में अच्छा खासा टाइम भी लगता है। दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, तो यहाँ पे एक डाटा दे रखा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी कराई थी 1989-99 में, और यहाँ पे ये पता किया गया था कि भैया औरत और आदमी दिन में, मतलब एक हफ्ते में कितने घंटे का काम करते हैं और कितने घंटे के उनको पैसे मिलते हैं, कितने घंटे के पैसे नहीं मिलते। तो पहले हरियाणा में देख लेते हैं। हरियाणा में जो पेड काम करती हैं वुमेन, ये जो घंटे दे रखे हैं ये वर्क आवर्स पर वीक दे रखे हैं, मतलब एक वीक में कितने घंटे का पेड काम। तो वुमेन ने, हरियाणा वुमेन ने एक घंटे में पेड काम किया, सॉरी एक वीक में पेड काम किया 23 घंटे का और अनपेड काम किया 30 घंटे का। वहीं मेन ने पेड काम किया 38 घंटे का और अनपेड काम किया 2 घंटे का। तो टोटल काम देखे तो हरियाणा में वुमेन ने टोटल काम किया कितना, 23 और 30 53 आवर्स, और मैंने टोटल कितना काम किया, 38 और 2 40 आवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि भाई वुमेन्स ने मेन से बहुत ज्यादा काम किया है। वुमेन ने 53 आवर्स काम किया है, मैंने ने केवल 40 घंटे काम किया है। और वुमेन ने जो 53 घंटे काम किया है उसमें पैसा केवल उनको 23 घंटे का मिला है, 30 घंटे का पैसा ही नहीं मिला, तो वो 23 घंटे का काम फ्री था। वहीं पे मैन ने जो 40 घंटे का काम किया उनको 38 घंटे का पैसा मिला, 2 घंटे का पैसा नहीं मिला। तमिलनाडु में स्टडी को देखिए, तमिलनाडु में जो पेड काम किया वुमेन ने एक हफ्ते में 19 घंटे का और अनपेड काम 35 घंटे का। तो टोटल काम वुमेन ने कितने किया, कितना किया हफ्ते भर में, तो 35 और 19 जोड़ लीजिए कितना हो गया, 54 आवर्स का। वहीं पे तमिलनाडु में मेन ने पेड काम किया 40 घंटे का एक हफ्ते में और अनपेड काम किया 4 घंटे का। टोटल काम कितना किया, 44 घंटे का। तमिलनाडु में भी भाई मेन ने काम किया हफ्ते में 44 घंटे का, वुमेन ने 54 घंटे का। आप देख सकते हैं वुमेन की मेहनत मेन से बहुत ज्यादा है, जबकि मेन को कंपेरेटिवली 44 घंटे में से 40 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, जबकि वुमेन को 54 घंटे में से केवल 19 घंटे के पैसे मिल रहे हैं। तो यानी कि इन लेडीज को काम भी करना पड़ रहा है, काम तो वो कर ही रही है और साथ साथ अनपेड काम कर रही है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो अनपेड का काम है इसका इनको पैसा मिलना चाहिए? क्योंकि वो भी तो काम है ना दोस्तों, ये जो काम ये कर रही है अनपेड वाला, इसका भी तो उनको पेड होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, मेहनत तो वो भी है। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, मेनी वुमेन लाइक सोनालीज मदर्स इन द स्टोरी एंड लाइक वुमेन इन तमिलनाडु एंड हरियाणा हु हैव सर्वेड वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द होम, दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज डबल बर्डन ऑफ द वुमेन्स वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में ऐसी बहुत सी लेडीज हैं जो घर के बाहर जाके काम करती है और फिर घर में आके वो घर का खाना भी बनाती है। तो इनके ऊपर ये डबल बर्डन है, क्योंकि वो घर के बाहर भी काम कर रही है, ठीक है, पैसे भी कमा रही है और घर में आके बच्चों का खाना वगैरह भी बना रही है। तो डबल काम हो रहा है, उनके ऊपर डबल प्रेशर पड़ रहा है, ऑफिस का भी काम पड़ रहा है, घर का भी काम पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं वुमेन्स वर्क की और इक्वलिटी की। जैसा कि हमने देखा कि भैया वुमेन के काम को वैल्यू नहीं दी जा रही है, हाउस होल्ड काम, केयर गिविंग काम को वैल्यू नहीं दी जाती है, इसको फैमिली का काम माना जाता है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली एक जो हमेशा से मेन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी का जो सिस्टम चल रहा है उसका एक पार्ट है। और इसको सॉल्व करने के लिए ना ही केवल गवर्नमेंट को काम करना है, आपको इंडिविजुअल और फैमिली लेवल पे काम करना है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे
ये आपके घर के बच्चे जो लड़के और लड़कियां बराबर है तब तक ये चीज सॉल्व नहीं होगी। शुरुआत से अगर आप अपने लड़के लड़कियों दोनों से बराबर बराबर काम करवाएंगे तो ये चीजें सॉल्व होंगी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स थे, जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने बोला था कि भाई इक्वालिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बराबरी एक जरूरी सिद्धांत है। तो भाई लड़के लड़कियां दोनों बराबर है, तो अगर लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं तो फीमेल ही क्यों काम करते हैं घर का, मेल क्यों नहीं करते? इसलिए मेल और फीमेल दोनों को करना चाहिए। इसीलिए घर में अगर आप केवल अपने फीमेल मेंबर से काम करवा रहे हैं और मेल मेंबर बैठ के आराम कर रहा है तो आप एक्चुअली में अपने संविधान को वायलेट कर रहे हो। तो रियलिटी में अलग अलग सेक्सेस के बीच में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट इस चीज को समझती है और उसको सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी ले रही है। ठीक है, ये भी समझना जरूरी है कि भाई चाइल्ड केयर और ये जो हाउस होल्ड वर्क होता है जो कि वुमेन और गर्ल्स पे आता है, दिस इज वेरी, आप कह सकते हैं ना कि बैक ब्रेकिंग, बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें लेडीज को। इस फोटो में आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत सारी लेडीज बैठी हुई हैं और बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां बैठी हुई हैं। ये एक्चुअली एक आंगनवाड़ी सेंटर है मध्य प्रदेश में। ओके, तो जब आप इस इक्वालिटी के सिद्धांत को मानोगे और बॉयज और गर्ल्स को बराबर का अधिकार देना शुरू करोगे घर में, तो सीधे सीधे आप देखोगे उसके बहुत सारे और इम्पैक्ट्स भी होंगे। जो गर्ल्स होंगी ना, उनकी जो स्कूल अटेंडेंस की रेट है वो बढ़ जाएगा। रूरल एरियाज में क्या होता है कि लड़कों को स्कूल भेज दिया जाता है और लड़कियां घर का ही काम करती रहती हैं। तो जब वो लड़कियां घर का ही काम करती रहेंगी, स्कूल कैसे जाएंगी? समझ गए? तो जब आप सबको बराबरी लाओगे तो सबको बराबरी से पढ़ने का भी मौका दोगे, सबको बराबरी से काम करने का भी मौका दोगे और उस पर किसी पर कोई बर्डन नहीं आएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा बर्डन बढ़ता है ना उतना आसान होता है। घर में एक लड़का और एक लड़की है, मान लो बड़े हो गए, दोनों अगर बराबर काम कर रहे हैं तो दोनों में बर्डन नहीं होगा। बट अगर आप केवल लड़की पे काम डाल दोगे तो सारा बर्डन उस पर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो जब आप लड़कों को बराबर के हक देना शुरू करोगे तो जब बड़े होकर वो वुमेन बनेंगे, वो घर के बाहर जाके काम करेंगे, अपना जॉब बनाएंगे, अपना कैरियर बनाएंगे और अपने ही घर में पैसा लेके आएंगी। जब लड़कियां जाके बाहर जॉब करेंगी तो पैसा कहाँ जाएगा? वो लौट के तो आपके खुद के घर में ही आएगा ना, तो आपको ही फायदा होगा उससे। अब गवर्नमेंट ने चाइल्ड केयर सेंटर्स की तरह पे बहुत सारे आंगनवाड़ीज को बना रखा है अलग अलग विलेजेस में। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। एक गवर्नमेंट का स्टेप ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स में, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में 30 से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉइज है, उनके पास क्रेचे फैसिलिटी देना जरूरी है। क्रेचे फैसिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए उनका कोई छोटा बच्चा हो तो वो अपने बच्चे को ऑफिस में लेके आए और उस क्रेचे में अपने बच्चे को छोड़ दें और ऑफिस के दौरान पे 2-3 बार जाके वो अपने बच्चे को देख सकती है। तो इससे क्या होगा? जब क्रेचे होगा तो ये लेडीज अपने घर के बाहर नौकरियां कर सकती हैं बिना बच्चों की टेंशन किए हुए। क्या होता है जब कभी कभी बच्चे पैदा होते हैं तो लेडीज को घर पे बैठना पड़ता है उन बच्चों को देखने के लिए। लेकिन जब क्रेचे होते हैं तो वो लेडीज बच्चों को अपने ऑफिस लेके जा सकती हैं, ऑफिस में क्रेचे में छोड़ सकती हैं। ठीक है, और बीच में जाके अपने बच्चों से मिल भी सकती हैं। तो इस तरीके से चीजें अगर होंगी तो हमारा जो सोसाइटी का जो कल्चरल सेटिंग है वो धीरे धीरे चेंज होने की कोशिश होगी। यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू थिंक दिस पोस्टर इज ट्राइंग टू से? ये मैं आपको खुद नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करिए। कुछ लेडीज यहाँ काम करती हुई नजर आ रही है, बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके जो लिखा हुआ उससे आपको समझ में आएगा, मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं वह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। आप समझ सकते हैं ये फोटो क्या कहने की कोशिश कह रही है। अपने क्लास में इस फोटो को डिस्कस करिए। फिर एक पोस्टर यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस पोस्टर वाज क्रिएटेड बाय अ वुमेन्स ग्रुप इन बंगाल, कैन यू राइट एन इंटरेस्टिंग स्लोगन फॉर द पोस्टर? तो भाई बहुत ही अच्छा सा पोस्टर है। इस लेडी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने चाहने वालों को प्यार भी करे, इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो खाना भी बनवाए, इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि झाड़ू पोछा बर्तन भी करे, इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जाके घड़े में पानी भर के भी लाए, इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो कपड़े भी धोए, बच्चे को भी पाले, खाना भी बनाए, पेंटिंग भी करे, सब कुछ करे दोस्तों। तो इस एक लेडी पे कितना भार है ये फोटो उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स इन चीजों को समझा, इन इक्वालिटी समझने की कोशिश की है। ओके, तो यहाँ पे ग्लॉसरी में देख लेते हैं 4-5 चीजें। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी ये जैसे कि आपकी अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ अवेयरनेस, मैं क्या हूं, मेरी इस दुनिया में क्या आइडेंटिटी है। ये सेल्फ अवेयरनेस का जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है, जब फीलिंग आपके दिमाग में आती है, तो वो होती है आइडेंटिटी। और हर पर्सन की अपनी आइडेंटिटी होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, तो मैं एक गर्ल हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं इस जगह पे एक काम, मैं एक गर्ल हूँ और मैं यहाँ पे इस पोस्ट पे काम कर रही हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं म्यूजिशियन हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं मेरे भाई की बहन हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी इज एक्चुअली अ नोशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ओके, हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। फिर डबल बर्डन, मैंने आपको बताया कि वो लेडीज जो घर पे भी काम कर रही हैं, जो बाहर जाके भी काम कर रही हैं, उन पे काम का डबल प्रेशर पड़ रहा है। वो पेड वर्क भी कर रही है, अनपेड वर्क भी कर रही है, तो उन पर डबल बर्डन आ रहा है और उस डबल बर्डन के हिसाब से जितना वो काम कर रही है उतना उनको पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा भाई केयर गिविंग,
केयर गिविंग का काम क्या होता है? ये घर में जो बच्चों, जैसे छोटे बच्चे हैं, हम उन छोटे बच्चों को केयर की जरूरत है, उनको टाइम पे दूध पिलाना, उनका ध्यान रखना है। वो छोटे हैं, वो अपना ध्यान नहीं रखते तो उनको किसी का ध्यान रखना पड़ेगा उनका, तो वो लेडीज रखती हैं। फिर घर में कोई बीमार पड़ गया, तो वो बीमार अपना ध्यान नहीं रख सकता, तो उस बीमार का किसी को ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो लेडीज रखेंगे। घर में कोई बूढ़ा है, तो भाई वो बूढ़े को, अब बूढ़ा है भाई तो ऑब्वियस सी बात है उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो चल फिर नहीं सकता है उतना, तो उसका ध्यान रखना तो वो भी लेडीज रखती है। तो ये जो केयर गिविंग का टास्क है ये वुमेन्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, और इसमें केवल फिजिकल मेहनत नहीं लगती है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एस्पेक्ट आता है। तो केयर ड्रिंक इज वेरी डिफिकल्ट, और ट्रेडिशनली इसको किससे एसोसिएट किया जाता है? वुमेन से, जो कि गलत है। और फिर डी वैल्यूड, जब वुमेन्स इतना सारा काम कर लेती हैं, डी वैल्यूड का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आपने कोई काम किया, ओके, आपने कुछ किया, मान लीजिए एक असाइनमेंट बनाया, और असाइनमेंट आप टीचर के सामने लेके गए, आपने बहुत मेहनत से असाइनमेंट बनाया और टीचर ने आपकी तारीफ नहीं की, तो आप डी वैल्यूड फील करोगे कि भाई मैंने इतनी मेहनत की, कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिला। उस तरीके से लेडीज इतना सारा घर में काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप बोल दोगे कि भाई आपने क्या काम किया, आप तो कुछ करते ही नहीं, आप नॉन वर्किंग हो, तो वो बहुत गलत और बहुत डिमीनिंग हो जाएगा, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को देखा है, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगले चैप्टर की बात देखेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंट रखें। उनको हो सकता है ये लगे कि इस चीज से उनको डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट फायदा धीरे धीरे जब आप आगे पॉलिटी के कंसेप्ट से पहुंचोगे आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।